आज हम एक ऐसी लत की बात करने जा रहे हैं जो लाखों लोगों को, खासकर युवाओं को, चुपचाप अपनी गिरफ्त में ले रही है। और देखिए, ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जो हमारे दिमाग को बदल देता है और हमारे समाज को भी नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए, आज इस अडल्ट कंटेंट के छिपी हुई कीमत पर से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लत फैल कैसे रही है। फिर हम सीधा दिमाग के अंदर गोता लगाएंगे और देखेंगे कि इसका असर क्या होता है। इसके बाद हम रिश्तों और समाज पर इसके प्रभाव को जानेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, हम उस रास्ते को भी खोजेंगे जो इस चक्र से बाहर निकाल सकता है। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये किसी की व्यक्तिगत विफलता या कमज़ोरी नहीं है। असल में ये हमारी आज की टेक्नोलॉजी और हमारी अपनी बायोलॉजी से जुड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका सामना अनगिनत लोग कर रहे हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये कंटेंट इतना एडिक्टिव क्यों है। लोग जानते हैं कि ये उनके लिए सही नहीं है, उन्हें बुरा भी लगता है, लेकिन फिर भी वो इसे देखना बंद क्यों नहीं कर पाते। इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। तो चलिए सीधा साइंस में उतरते हैं और उस न्यूरोलॉजिकल चक्र को समझते हैं जो एक मामूली सी आदत को एक बहुत मजबूत लत में बदल देता है। और ये सब कुछ एक केमिकल से शुरू होता है। इस केमिकल का नाम है डोपामाइन। सोचिए, ये हमारे दिमाग का एक रिवॉर्ड सिस्टम है। हमारा दिमाग ऐसे ही बना है कि जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें अच्छा महसूस होता है तो डोपामाइन रिलीज होता है। पहले के ज़माने में ये हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करता था, लेकिन आज इस सिस्टम का फ़ायदा कुछ और ही चीज़ें उठा रही हैं। और यहीं से लत का चक्र शुरू होता है। स्टेप 1, कंटेंट देखा। स्टेप 2, दिमाग में तुरंत डोपामाइन का एक ज़बरदस्त रश हुआ, मतलब एक खुशी का एहसास। ये एहसास आदत को और पक्का कर देता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। जल्द ही दिमाग को इसकी आदत पड़ जाती है और उसी खुशी के लिए स्टेप 3 और ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत होती है। और फिर आता है स्टेप 4, जहाँ संतुष्टि के लिए लगातार और ज़्यादा एक्सट्रीम कंटेंट की ज़रूरत पड़ने लगती है। इस लगातार चलने वाले चक्र का एक बहुत ही चौंकाने वाला फिजिकल असर होता है, जो वैज्ञानिक रिसर्च में भी देखा गया है। हमारे दिमाग का अगला हिस्सा, जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। अब ये फ्रंटल लोब ही है जो हमारे समझदार दिमाग का सेंटर है। यहीं से तर्क, सेल्फ कंट्रोल और सही गलत का फैसला करने की ताकत आती है। जब ये सिकुड़ता है तो हमारा समझदार दिमाग कमज़ोर पड़ जाता है और हमारा आवेगी यानी इंस्टिंक्टिव दिमाग हावी होने लगता है। ये एक तरह का डी एवोल्यूशन है, मतलब इंसान आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाने लगता है। और जब दिमाग में इतने बड़े बदलाव आते हैं तो इसका असर पूरी जिंदगी पे पड़ता है। चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं, ध्यान लगाने की क्षमता कम हो जाती है, और फिर जीवन के असली लक्ष्य जैसे कि पढ़ाई या करियर, उन पर फोकस करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ दिमाग के अंदर ही खत्म नहीं होती। इस लत का असर किसी भी व्यक्ति के सबसे करीबी रिश्तों पर भी पड़ता है, और धीरे धीरे ये व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में उथल-पुथल मचा देती है। पुरानी चीनी और भारतीय फिलॉसफी में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है, हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अब ये हम पर है कि हम इसमें खूबसूरत विचारों के फूल उगाएं या फिर इसे हानिकारक कंटेंट की जंगली घास से भरने दें। देखिए, ये जो कंटेंट है ये जानबूझकर एडिक्टिव बनाया जाता है। ये असली नहीं होता, बिल्कुल फिल्मों के वीएफएक्स की तरह। लेकिन जब कोई इसे बार बार देखता है तो रील और रियल लाइफ के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है, और इससे असली रिश्तों को देखने का नजरिया ही बिगड़ जाता है। और जब असली रिश्तों को देखने का नजरिया ही बदल जाए तो क्या होता है? परिवार की नींव कमजोर पड़ने लगती है। हमारे जो पारिवारिक मूल्य हैं, रिश्तों की जो पवित्रता है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है और जीवन में सिर्फ अशांति और अराजकता ही रह जाती है। अब जरा तस्वीर को और जूम आउट करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक व्यक्तिगत आदत का असर पूरे समाज पर पड़ता है, क्योंकि हर एक क्लिक के पीछे एक गहरी और परेशान करने वाली सच्चाई छुपी है। क्या आप जानते हैं कि इस तरह के कंटेंट को सर्च करने में भारत का रैंक दुनिया में क्या है? दूसरा या तीसरा? जी हाँ। और ये चौंकाने वाला आंकड़ा दिखाता है कि डिमांड कितनी ज्यादा है, और यही भारी डिमांड एक बहुत ही खतरनाक सप्लाई चेन को जन्म देती है। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही सिंपल नियम है, डिमांड और सप्लाई। जहां मांग होगी वहां आपूर्ति भी होगी,
और इस डिजिटल दुनिया में अडल्ट कंटेंट की मांग कभी खत्म नहीं होती। लेकिन सवाल ये है कि ये सप्लाई ये आती कहाँ से है? और इसका जवाब हमें एक बहुत ही अंधेरी दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां इस कंटेंट को बनाने के लिए लोगों का शोषण किया जाता है, उन्हें मजबूर किया जाता है। और ये हमें एक भयानक सच्चाई तक ले आता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए पुरुषों, महिलाओं और यहाँ तक के बच्चों की भी तस्करी होती है। उन्हें किडनैप किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और ये कंटेंट बनाने पर मजबूर किया जाता है। अनजाने में ही सही, हर एक क्लिक इस भयानक अपराध को कहीं न कहीं सपोर्ट करता है। और बात सिर्फ सामाजिक अपराध तक ही नहीं रुकती। क्या ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा भी हो सकता है? ये एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये बहुत गंभीर है। जरा सोचिए, इस तरह के कंटेंट वाली वेबसाइट्स साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक खुला मैदान है। यहाँ से मैलवेयर और वायरस फैलाना बहुत आसान होता है। पर्सनल डेटा, फोटोग्राफ्स और यहाँ तक कि बैंक की जानकारी भी चोरी हो सकती है, और फिर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता है। ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। तो इतनी सारी गंभीर बातें सुनने के बाद अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या जो नुकसान हुआ है उसे ठीक किया जा सकता है? और अच्छी खबर ये है कि इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये मुमकिन है दिमाग के एक सुपर पावर की वजह से, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग खुद को बदल सकता है, खुद को ठीक कर सकता है। सोचिए, जंगल में एक पगडंडी है। अगर आप उस पर चलना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे वहां घास उगाएगी और वो रास्ता गायब हो जाएगा। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। तो ठीक होने का रास्ता कैसा दिखता है? इसके 4 सीधे साधे स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक मजबूत इरादा करना होगा कि बस अब और नहीं। दूसरा, शुरुआती मुश्किलों और बेचैनी को सहना होगा। तीसरा, समय देना होगा ताकि पुराने दिमागी रास्ते अपने आप कमजोर पड़ जाएं। और चौथा, अपने दिमाग को किसी अच्छी और पॉजिटिव एक्टिविटी में लगाना होगा, जैसे कोई हॉबी, कोई स्पोर्ट या कोई भी क्रिएटिव काम। तो हम वापस वहीं आ गए, अपने मन के बगीचे में। इसकी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। तो सवाल फिर से वही है कि हम इसमें क्या उगाना चाहते हैं? सकारात्मक